हाँ तो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपनी नई क्लास में। हाँ, अपन अब पढ़ चुके हैं बेटा, रामबाण अपना कंप्लीट हो चुका है, संजीवनी बूटी अपनी चल रही है बेटा। उसमें अपन आज पढ़ने वाले हैं जो आरबीएसई ने 2024 मॉडल पेपर एग्रीकल्चर के लिए डाला है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। उसको अपन सोल्व करेंगे, वो पेपर पैटर्न देखेंगे कि वो जो आरबीएसई ने 2024 का पेपर पैटर्न आपके लिए रखा है वो किस तरीके से रखा है बेटा। वैसे अपन 2 क्लासें पढ़ चुके हैं मॉडल पेपर की एग्रीकल्चर में, और अपन नॉर्मल पढ़ चुके हैं, अपना अपने हिसाब से पेपर बना के। मॉडल पेपर के हिसाब से पेपर बनाया गया है, पर अपन ने अपना खुद का बनाया। अब अपन खुद जो अजमेर से जो अपना मॉडल पेपर जारी हुआ था, एक बार हमने सोचा कि उसके बारे में भी आपको बताया जाए और उसको भी सोल्व करके आपको बताया जाए। तो उसके लिए अपन ने ये क्लास आज की बेटा रखी है। अपन स्टार्ट करते हैं अपना मॉडल पेपर। देखो बेटा, ये अपना क्या है, मॉडल पेपर है जो बोर्ड ने इस बार 2024 के लिए रखा है बेटा। पूरा अपन कोशिश करेंगे पूरे से पूरा को इसको करने की। बड़े क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, बट हम कोशिश करेंगे छोटे क्वेश्चन और बड़े क्वेश्चन भी हल्का फुल्का आपको बताएंगे कि किस तरीके से हो रहे हैं। ठीक है बेटा, 3-3.25 घंटे का पेपर होता है, ऐसा नहीं है कि अपन 1 घंटे में पूरा पूरा करके आपको रख देंगे। बेटा पहला क्वेश्चन है, शुरू करते हैं। आधार बीज पर किस रंग का टैग लगा रहता है? बेटा देखो, मैंने आपको ये पहले भी बताया हुआ हूं, ये क्वेश्चन पहले भी मैंने करवाया है जब अपन ने अपना मॉडल पेपर बनाया था, उसमें भी ये क्वेश्चन किया है। देखो, नीला नहीं होता है, भूरे रंग का तो कोई टैग ही नहीं होता है, तो 2 हो गए। बचा पीला, पीला भी नहीं होता है। बचा कौन? इकलौता अपना सफेद रंग। तो बेटा सफेद रंग का टैग लगा होता है। नीले रंग का टैग किस पे लगा रहता है बेटा? सर्टिफाइड सीड पे। किस पे? सर्टिफाइड सीड पे नीले रंग का टैग लगा होता है। क्लियर है बच्चों? आगे चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या है अपना कि एपिकॉर्निया का प्रयोग कौन सी फसल में किया जाता है? बेटा इसका आंसर है एपिकॉर्निया का प्रयोग गन्ने में किया जाता है बेटा। शुगर केन में एपिकॉर्निया का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कपास की फसल की जल मांग कितनी होती है बेटा? कपास की फसल की जल मांग होती है 700 से 1300 mm। 700 से 1300 mm होती है बेटा। ठीक है, आगे चलते हैं। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार नियंत्रण हेतु कौन से शाकनाशी का प्रयोग किया जाता है? देखो, जो अपना पहला शाकनाशी था, शाकनाशी, पहला शाकनाशी था उसका नाम था बेटा 2,4-D। 2,4-D। और जो अपना ये 2,4-D है ना, यही बेटा चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखो बेटा, हम बथुए के नियंत्रण के लिए किसका प्रयोग करते हैं बेटा? 2,4-D का ही प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण हेतु किस शाकनाशी का प्रयोग किया जा रहा है? 2,4-D का प्रयोग किया जा रहा है। चलें अगली स्लाइड पे। देखो, आगे शुरू करते हैं हम बेटा। हाँ, यहां तक अपन पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक फसलें। बेटा अपन पढ़ चुके हैं मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन का फिक्सेशन कौन सी फसलें करती हैं? जो दलहनी फसलें होती हैं, लेग्यूम्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? लेग्यूम्स होते हैं, या लेग्यूमिनेसी कुल की फसलें, या दलहनी फसलें हैं। कैसी हैं? दलहनी फसलें या दाल वाली फसलें बोल सकते हो आप इन्हें। तो दाल वाली फसलें क्या करती हैं बेटा? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं। अब इन सब में से दाल वाली फसल कौन सी है जी? उड़द है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा बेटा? उड़द हो जाएगा। बायो 902 या पूसा जय किसान किसकी किस्म है बेटा? ये हम पढ़ चुके हैं, ये किसकी किस्म है? सरसों की किस्म है। पूसा जय किसान किसकी किस्म है बेटा? सरसों की किस्म है। देखो बेटा, हाँ, पूसा जय किसान किसकी किस्म हो गई बेटा? सरसों की किस्म हो गई। अब देखो बेटा, ये क्वेश्चन है बेर का पौध रोपण का अंतर बताइए। बेटा देखो, 6x6 भी दे रखा है, 8x8 भी दे रखा है। दोनों देखो, रेनफेड जो होते हैं ना बेटा, रेनफेड, इसमें क्या किया जाता है? 6x6 रखा जाता है। और इरिगेटेड में, किसमें बेटा? इरिगेटेड जो एरियाज होते हैं या जहां पे सिंचाई अच्छे से हो रही है, वहां पे कितनी रखी जाती है बेटा? 8x8। ये मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूं, बट इसका आंसर क्या लिखा होगा आप? 8x8 ही लिख के
आओगे। पर मैंने आपको जानकारी के लिए बता दिया कि रेनफेड में कितनी रखी जाती है बच्चों, 6/6 रखी जाती है, और इरिगेटेड में कितनी रखी जाती है, 8/8 रखी जाती है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये पूसा मेजेस्टी किसकी उन्नत किस्म है? पूसा मेजेस्टी, क्वेश्चन क्या है, पूसा मेजेस्टी किसकी किस्म है? तो बेटा पूसा मेजेस्टी किस्म है पपाया की। किसकी? पपाया। पपाया मीन्स पपीता की किस्म है। ठीक है, पूसा मेजेस्टी पपीता की किस्म है। चलें बेटा अगली स्लाइड की ओर। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है कि पानक में कितना बेटा, पानक में क्या घुलनशील पदार्थ, कुल घुलनशील पदार्थ जिसे हम बोलते हैं TSS, टोटल सोल्यूबल सॉलिड कितना होता है बेटा? 40% टोटल सोल्यूबल सॉलिड होता है किसमें? स्क्वैश या पानक में। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों कि भेड़ में मधकाल के लक्षण कितने दिनों बाद दिखने लगते हैं? बेटा मधकाल के लक्षण कितने दिनों बाद दिखने लगते हैं? 16 से 17 दिनों बाद मधकाल के लक्षण दिखने लगते हैं। किसमें बेटा? भेड़ में। ठीक है, आगे चलो। हाँ, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मनुष्य का पशुओं को पालने का उद्देश्य क्या था? सर्वप्रथम क्या उद्देश्य था? देखो हम सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। सवारी करना, हाँ जी, पशुओं से सवारी की जाती है, की जाती है। ठीक है, पशुओं से वस्त्र प्राप्त होते हैं, हाँ जी, चमड़ा प्राप्त होता है, वस्त्र भी प्राप्त होता है। ठीक है, भोजन प्राप्त होता है, हाँ जी, भोजन भी प्राप्त होता है। अरे यार बोझा भी ढोते हैं, हाँ जी, बोझा भी ढोया जाता है। अब मुझे बताओ इन चारों में से सबसे पहले कौन से काम के लिए पशुओं को पाला गया? बेटा इसका जवाब है सबसे पहले भोजन के लिए पाला गया था। क्या हुआ था कि जब आदि मानव थे वो पहले क्या करते थे, एक दूसरे का भक्षण, भोजन, वो पशुओं का क्या किया करते थे? भक्षण करते थे। तो पशुओं को किस लिए पाला गया था बेटा? भोजन के लिए पाला गया। फिर धीरे धीरे लुढ़कने वाले पत्थर से पहियों का आविष्कार हुआ, पहियों से गाड़ियों का आविष्कार हुआ, और उसके बाद बोझा ढोने के लिए प्रयोग करने लगे बेटा। फिर उन्हें लगा कि वस्त्र नेसेसरी हैं, तो फिर वस्त्रों का आविष्कार होने लगा। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है बेटा, मिनिएचर गाय कहलाती है। मिनिएचर गाय, बेटा देखो मैं आपको मिनिएचर गाय पहले भी पढ़ा चुका हूं, वैसे ही एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया है अभी तक जो मैं आपको पढ़ाया नहीं हूं। ठीक है, फिर भी देखो मिनिएचर गाय मैं आपको बता देता हूं, ये कहां पाई जा रही है बेटा? केरला में। कहां? केरला में। कौन सी? वेचूर नस्ल की। किसकी? वेचूर नस्ल की छोटे कद वाली, छोटे कद वाली क्या पाई जाती है बेटा? गाय पाई जाती है। छोटे कद वाली गाय पाई जाती है, और उस गाय को क्या कहते हैं? मिनिएचर गाय कहते हैं। तो राठी भी नहीं होगा, कंगायम भी नहीं होगा, खिल्लारी भी नहीं होगा, तो क्या होगा बेटा? बेचूर होगा। क्लियर है बच्चों? आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, गलघोटू रोग किसके द्वारा होता है? गलघोटू रोग जीवाणु के द्वारा होता है भैया। गलघोटू रोग, अरे यार भाई क्या परेशान करने लग रही है। हाँ जी बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है कि गलघोटू रोग किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा नहीं होता है, प्रोटोजोआ के द्वारा नहीं होता, उपयुक्त में से कोई सा नहीं। अरे ऐसा कैसे भाई? तो क्या होगा बेटा? इसका जवाब जीवाणु होगा। गलघोटू रोग किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, जहर बीमारी जिसे हम ब्लैक क्वार्टर के नाम से जान रहे हैं, जहरबाद बीमारी का रोगजनक क्या है? क्षनित वायरस? बिल्कुल नहीं। बैसिलस एंथ्रेसिस? नहीं। पास्चुरेला बोविसेप्टिका? ये भी नहीं।
तो क्या होगा बेटा, क्लोस्ट्रीडियम शोवियाई होगा। इसका जवाब क्या होगा बेटा, क्लोस्ट्रीडियम शोवियाई होगा। ठीक है, आगे चलें बच्चों। दुग्ध ज्वर किसकी कमी के कारण होता है? दूध में क्या पाया जाता है बेटा, दूध में कैल्शियम पाया जा रहा है, तो कैल्शियम की कमी से क्या होता है बेटा, दूध ज्वर या मिल्क फीवर होता है, दूध ज्वर या मिल्क फीवर होता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है बेटा कि राजस्थान को कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना कब हुई? राजस्थान, इसका पूरा नाम क्या है, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, इसकी स्थापना हुई थी बेटा 1977 में हुई थी। क्लियर है बेटा, आगे चलते हैं। हाँ जी बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है, नील हरित शैवाल का प्रयोग किस फसल में किया जाता है? नील हरित शैवाल का प्रयोग किस फसल में किया जाता है? ये आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि जब भी आप लोगों ने चावल पढ़ा है तो उसमें इसे जरूर से जरूर पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है बच्चों तो आपसे सभी ने विनम्र निवेदन है कि आप इन चीजों को दोबारा पढ़ना स्टार्ट कर दें बेटा। देखो क्या है, नील हरित शैवाल का प्रयोग राइस में किया जाता है बेटा, राइस में किया जाता है। राजस्थान को 10 कृषि जलवायु खंडों में विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अरेकिस हाइपोजिया, क्या बेटा, अरेकिस हाइपोजिया एल की फसल की वानस्पतिक नाम है? बेटा किस फसल का वानस्पतिक नाम है? सर ये ग्राउंड नट का है सर, GROUNDNUT, ग्राउंड नट, जिसे हम क्या बोल पा रहे हैं बेटा, मूंगफली बोल रहे हैं बेटा, इसका वानस्पतिक नाम है। विधि में वर्गाकार विधि की तुलना 15% अधिक पौधे लगते हैं हेक्सागोनल मेथड में। हेक्सागोनल मेथड में वर्गाकार की विधि से 15% अधिक पौधे लगते हैं, जिसे हम क्या बोल रहे हैं बेटा, षटभुजा। ठीक है बेटा, बेटा इंग्लिश में तो हेक्सागोनल ही बोलते हैं, हिंदी का मैं आपको एक बार कंफर्म करके बता देता हूं। इंग्लिश का कंफर्म है मुझे, एक सेकंड। हाँ बेटा सही थे, अपन षटभुजाकार विधि ही बोलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है बेटा, लखनऊ 49 सरदार किसकी किस्म है बेटा? ये किसकी किस्म है? अमरूद की किस्म है। और जब हमने अमरूद पढ़ा था बच्चों, तब भी इसका हमने क्या पढ़ा था, जिक्र पढ़ा था। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हमारी नहीं पढ़ी हुई हो बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है, पैक्टिन परीक्षण से किया जाता है बेटा, पैक्टिन का परीक्षण किससे किया जाता है? पैक्टिन का परीक्षण किया जाता है प्यारे बच्चों जेल मीटर से। किससे? जेल मीटर से पैक्टिन का परीक्षण किया जा रहा है बेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, गाय भैंस बकरी कितने पुनः ऋतुमयी का लक्षण स्पष्ट करती है? बेटा देखो मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि गाय और भैंस तो करती है बेटा 3 वीक्स में, और भेड़ और बकरी करती है बेटा 16 to 17 डेज में। एक्यूरेट ये है बेटा, ठीक है, 16 to 17 डेज में करती है। मिनिमम अपन 70 डेज लगा के चलते हैं भेड़ और बकरी के लिए। अगला क्वेश्चन है बेटा, राष्ट्रीय ऊष्ट अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां पर है? सर बीकानेर में स्थित है। कहां पर स्थित है? बीकानेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, एंथ्रेक्स डिजीज इज स्प्रेड बाय। वैसे मैं आपको बता दूं बच्चों, एंथ्रेक्स डिजीज होती है किसके द्वारा? बेसिलस
एंथ्रेसिस के द्वारा, ठीक है। और इसका संक्रमण कैसे होता है बेटा? इसका संक्रमण होता है बेटा साफ सफाई नहीं रखने से, या घाव से घाव तक, या घाव तक कोई दूसरी चीज लग जाती है, घाव पे लग जाती है, घाव के द्वारा क्या होता है बेटा, ये फैलता है। एंथ्रेक्स बीमारी किसके द्वारा फैलती है वैसे? बेसिलस एंथ्रेसिस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी कहां पर स्थित है सर? एनडीडीबी स्थित है बेटा गुजरात में। कहां पर? गुजरात में। गुजरात में कहां पर है सर? आनंद में। कहां पे? आनंद में है, ठीक है बेटा, आनंद में है। क्लियर है? यहाँ पे अपने होते हैं बेटा ऑप्शनल क्वेश्चंस और रिक्त स्थान कंप्लीट। बेटा आगे अपन अब पढ़ते हैं, इनको आप लिखना चाहोगे ऐसे कि ऐसे, या बेटा आप लिख लो, हल्का फुल्का स्पीड में लिख लेना। मैं आपको सभी स्लाइडें एक एक बार खोल देता हूं, आप हल्का फुल्का लिखना बेटा, और हो सके तो स्क्रीनशॉट लेना, कैसे भी लिखना पर लिखना जरूर ना बेटा। मैं आपको सभी स्लाइडें एक बार दोबारा खोल दे रहा हूं। नहीं ऐसा करो, आप लोग सभी जवाब जवाब लिख लो, ये आपको सब जगह मिल जाएगा। जो मॉडल पेपर है वो आपको ऑनलाइन सभी जगह प्राप्त हो जाएगा। आप ऐसा कीजिए, इन सभी के जवाब लिख लीजिए, ठीक है बेटा। मैं हर 1 मिनट के गैप पे इसको चेंज करता रहूंगा। तुरे है कला कला शौक मेरे भाई ने। तुरे है कला कला शौक मेरे भाई ने, चढ़ने दी तख्त बादशाह।
चले। लिख लो बेटा, जल्दी जल्दी लिखो। चले फिर अपन जिससे आगे अपनी क्लास को करेंगे, फिर आगे जल्दी जल्दी बेटा, जल्दी जल्दी लिख लो यार। तुमको बेटा 3 घंटे मिलेंगे इसी पेपर को करने के, मुझे नहीं मिल रहे 3 घंटे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण। आंसर आंसर लिख लो बेटा इनके। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सीड किसे कहते हैं, बीज किसे कहते हैं, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। देखो बेटा, हाँ जी बेटा, क्वेश्चन क्या है, सीड किसे कहते हैं। बेटा सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको सीड की डेफिनेशन बताऊं कि पौधे का वह भाग, पौधे का वह भाग, जड़ भी हो सकती है, पत्ती भी हो सकती है, तना भी हो सकता है, फल भी हो सकता है, पौधे का वह भाग जो अपने समान दूसरा पौधा उत्पन्न करने की क्षमता रखता हो, क्या कहलाता है, बीज कहलाता है। तो व्हाट इज सीड, पौधे का वह भाग, ब्रैकेट में लिखो जड़, तना, पत्ती, फल, पौधे का वह भाग जो अपने समान दूसरा पौधा उत्पन्न करने की क्षमता रखता हो, सीड कहलाता, पार्ट ऑफ द प्लांट who have the capability to produce same plant as well as called seed। क्लियर है बेटा, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ, इनकी तरफ भी रुक कर लेते हैं, थोड़ा सा आप पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा आपको हम पढ़ा देते हैं, चर्चा कर लेते हैं, आपसे सीख लेते हैं थोड़ी बहुत बातें।
ठीक है बेटा, चलो खुश मत हो, ज्यादा नहीं सीखना मुझे कुछ भी, चलो सीख लेंगे, परेशान मत हो। हाँ जी बेटा, हाँ जी बेटे, हाँ जी बेटे, हाँ जी, हाँ जी बेटे। अरे भैया, ये कहा हुआ, हो गया ठीक। हाँ जी, देखो, जा अगला क्वेश्चन है, गाजर घास के नियंत्रण हेतु कौन सा जैव अभिकर्ता काम में लिया जाता है? ये मैं क्वेश्चन आपको पहले भी कई बार पढ़ा चुका हूं। कौन सा लिया जाता है बेटा? कौन सा जैव अभिकर्ता? जाइगो, जाइको या जाइगो ग्रामा, बाइको लोराटा, जाइकोग्रामा बाइकोलोराटा, जाइकोग्रामा या जाइगोग्रामा बाइकोलोराटा। क्या है इसका जवाब? बाइकोलोराटा। अगला है क्वेश्चन अपना, डिफाइन क्रॉप रोटेशन। आप सभी जानते हैं कि क्रॉप रोटेशन क्या होता है। क्रॉप रोटेशन होता है बेटा, किसी निश्चित क्षेत्र पर, किसी निश्चित स्थान पर, निश्चित अवधि में फसलों को इस प्रकार हेर फेर करके बोना जिससे मृदा की उर्वरता बनी रहे, मृदा की उर्वर क्षमता बनी रहे, या उसमें क्या हो बेटा? वृद्धि हो। क्या कहलाता है? फसल चक्र कहलाता है। दोबारा पढ़ेंगे कि किसी निश्चित क्षेत्र में, निश्चित अवधि में फसलों में इस प्रकार हेर फेर करके बोना कि जिससे मृदा की उर्वरता बनी रहे, क्या कहलाता है बेटा? फसल चक्र कहलाता है। ऐसे ही याद रखना, निश्चित क्षेत्र में, निश्चित अवधि में फसलों में क्या? हेर फेर। बेटा फसलों में क्या? हेर फेर। जिससे फसलों में क्या बेटा? हेर फेर। जिससे क्या हो बेटा? उर्वरता बनी रहे, उर्वर क्षमता बनी रहे। क्या कहलाता है बेटा? फसल चक्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? बेटा केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, आपने जितनी भी या ज्यादातर जितनी भी किस्में पढ़ी हैं आलू की, सबके आगे एक शब्द लिखा रहता है, उसका नाम है कुफेरी। क्या? कुफरी। कुफरी चिप्सोना, कुफरी शिमला, कुछ भी आपने जितनी भी, शिमला तो बेटा जगह का नाम, जितनी भी आपने किस्में पढ़ी हैं सबके आगे क्या लिखा रहता है? कुफरी लिखा रहता है। तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहां पर है बेटा? कुफरी शिमला में है। कहां पर? कुफरी शिमला में एक जगह है जिसका नाम है कुफरी, वहां पर केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र स्थित है। अगला क्वेश्चन है बेटा, बेर में व्यावसायिक प्रवर्धन किस विधि द्वारा किया जाता है? यह क्वेश्चन भी मैंने आपको पढ़ाया है। बेर में व्यावसायिक प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है बेटा? टी या शील्ड कलिकायन के द्वारा, टी या शील्ड बडिंग के द्वारा किया जाता है। टी या शील्ड बडिंग के द्वारा किया जाता है। टमाटर के सॉस में परिरक्षक के रूप में कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है? टमाटर के सॉस में परिरक्षक के रूप में सोडियम, सोडियम बेंजोएट। क्या बेटा? सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खुरपका व मुंहपका रोग के कोई दो लक्षण लिखो बेटा। खुरपका व मुंहपका रोग के कोई दो लक्षण मैं एक खुर में से बता देता हूं, एक मुंह में से बता देता हूं। खुर में क्या होता है? खुरों में छाले हो जाते हैं जिनसे खून निकलता है। देखो बेटा, खुरों में क्या हुए? छाले हुए। खुरों में छाले होने के बाद पशु क्या करता है? जबान से उनको चाटेगा। जबान से छालों को चाटा तो वो डिजीज कहां पहुंची? जबान में पहुंची। वो भी क्या हो जाएगा? पक जाएगा। भी क्या होंगे? छाले हो जाएंगे। तो पहला लक्षण क्या हो गया? खुरों में छाले या घाव हो जाते हैं। दूसरा लक्षण मुंह में छाले हो जाते हैं और घाव हो जाते हैं। ठीक है बेटा, दो लक्षण हो गए। क्या है? ऑपरेशन फ्लड का प्रथम चरण कब स्टार्ट हुआ था? भैया ऑपरेशन फ्लड का प्रथम चरण स्टार्ट हुआ था 1970 में। कब? 1970 में। कब हुआ था बेटा? 1970 में प्रथम चरण स्टार्ट हुआ था। क्लियर है बच्चों? क्लियर ही होगा। हाँ जी बेटा, अगला क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। बेटा एक क्वेश्चन में तीन क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आधे आधे नंबर के तीन क्वेश्चन होंगे। कैसे पहुंच जाएंगे तीन? जैसे क्वेश्चन दे दिया एक, उसमें तीन, क्वेश्चन दे दिया एक, उसमें तीन,
ऐसे पूछे जाएंगे। तो बेटा मृदा उर्वरता व उत्पादकता में कोई 3 अंतर बताने। मृदा उर्वरता व उत्पादकता में कोई 3 अंतर बताने। बेटा पहला तो आप क्या बताओगे, दोनों की डेफिनेशन बताओगे। मृदा उर्वरता क्या है? मृदा की वह क्षमता जिससे पौधों को या फसल को क्या मिलते हैं बेटा, पोषक तत्वों की प्राप्ति होती हो, क्या कहलाता है? मृदा उर्वरता कहलाता है। और मृदा उत्पादकता क्या हो गई? मृदा की वह क्षमता जिससे वह अधिक से अधिक क्या उपज प्रदान कर सके या उपज प्राप्त होती हो, क्या कहलाएगी बेटा? उत्पादकता कहलाएगी। ये तो हो गया पहला अंतर। दूसरा अंतर क्या है कि मृदा उत्पादकता की कभी भी प्रयोगशाला में जांच नहीं की जा सकती है, जबकि मृदा उर्वरता की प्रयोगशाला में जांच की जा सकती है। दोबारा बताऊंगा कि मृदा उर्वरता की प्रयोगशाला में जांच की जा सकती है, पर मृदा उत्पादकता की प्रयोगशाला में जांच नहीं की जा सकती है। तीसरा और मेजर इंपॉर्टेंट अंतर मैं बताऊंगा, फालतू नहीं, सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट ही अंतर बताऊंगा मैं आपको। क्या है बेटा कि यदि मृदा उर्वर हो तो जरूरी नहीं है कि वह मृदा उत्पादक भी हो। समझना मेरी बात को, मृदा का उर्वर होना यह जरूरी नहीं है कि वह मृदा क्या हो, उत्पादक हो। परंतु यदि मृदा उत्पादक है तो वो 100% क्या होगी बेटा, उर्वर होगी या उपजाऊ होगी। ये इसके क्या है बेटा, 3 मेजर अंतर है। 3 मेजर अंतर हो गए। सिंचाई के निम्न फसलों की क्रांतिक अवस्थाएं लिखो। बेटा देखो तीनों की क्रांतिक अवस्था है। गेहूं की तो क्रांतिक अवस्था आप सभी जानते हैं कि कल्ले फूटने के समय, दाना बनते समय, दूध अवस्था के समय, ये सभी क्या है? सरसों में बीज आते समय, फलियां बनते समय, ये क्या है इसकी क्रांतिक अवस्था। मक्का में क्या जब कल्ले फूटान हो रहे हो उस समय, सिल्के वो उसकी अवस्था में क्या बोलते हैं, दाना बनते समय, ये सभी क्या है इसकी क्रांतिक अवस्थाएं। तो नॉर्मल चीजें होगी। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, वर्णात्मक व अवर्णात्मक शाकनाशी में उदाहरण स्पष्ट करें। उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट करना है। देखो मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि वर्णात्मक शाकनाशी क्या होते हैं और अवर्णात्मक शाकनाशी क्या होते हैं। दोनों को यदि आप इंग्लिश पढ़ोगे दोनों की तो आपको समझ में आ जाएगा। आपको यह समझ में आ जाएगा कि अवर्णात्मक शाकनाशी क्या होता है, वर्णात्मक शाकनाशी होता है। देखो कैसे, देखो बेटा इंग्लिश पढ़ो, वर्णात्मक शाकनाशी और अवर्णात्मक शाकनाशी। बेटा आप सभी लोग मेरी अगर बातें भी कान खोल के सुनेंगे तो आपको सब चीजें समझ में आएंगी। सिलेक्टिव और नॉन सिलेक्टिव, वर्णात्मक और अवर्णात्मक में समझ में नहीं आ रहा था, बट हमको सिलेक्टिव और नॉन सिलेक्टिव में हल्का हल्का समझ में आने लगा है। अब देखो पूरा अब समझ में आएगा। बेटा सिलेक्टिव हर्बिसाइड्स वे होते हैं जो जिस पे डालना है, जिस पे काम लेना है उसी पे काम करता है। उदाहरण है बेटा 2,4-D। उदाहरण क्या है, 2,4-D। आप चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को ही नष्ट करने के लिए 2,4-D का प्रयोग कर रहे हो ना, तो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए 2,4-D का प्रयोग किया जा रहा है। तो वो सिर्फ क्या करेगा, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को ही नष्ट करेगा, सकड़ी पत्ती वालों को नष्ट नहीं करेगा। यदि आप आइसोप्रोटूरोन डाल रहे हो तो वो सिर्फ सकड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करेगा, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट नहीं करेगा। तो वो सभी क्या है, वर्णात्मक शाकनाशी। तो वर्णात्मक शाकनाशी क्या हो गए, जो सिलेक्टिव प्लांट्स को ही क्या कहते हैं, हार्म पहुंचाते हैं, खरपतवार को हार्म पहुंचाते हैं। नॉन सिलेक्टिव क्या हो गए, बेटा आप खेत में डाल दोगे तो पूरे खेत को उड़ा देंगे, उनको पता नहीं है काका का है, मामा का है, बुआ का है, वो सबको उड़ाएंगे। तो ये क्या है, अवर्णात्मक शाकनाशी। और इसका उदाहरण हो गया पैराक्वाड, डाइक्वाड। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, इतना ही ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग एवं मुख्य फल स्रोत बताइए। देखो विटामिन सी की कमी से, सी से आपको क्या याद रखना, सी से स्क्रवी, स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, कौन सा रोग हो गया बेटा, स्कर्वी रोग। मुख्य फल स्रोत क्या हो गए बेटा, सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है किसमें, बारबेडीज चेरी में। किसमें, बारबेडीज चेरी में। इसके अलावा मैं आपको बता दूं जितने भी नींबू वर्गीय फल हैं, नींबू वर्गीय फलों में ये पाया जा रहा है। इसके अलावा भी ये पाया जाता है। ये हो गया बेटा विटामिन सी का कॉन्सेप्ट क्लियर। क्लियर है बेटा, चलें आगे। हाँ जी बेटा, एक सेकंड बच्चों रुकिए।
हेलो हेलो, आवाज आ रही है? ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन है हमारा कि या शील्ड कलिकायन का हमको चित्र बनाकर समझाना है। देखो, पानी पी लेता हूं बेटा। देखो, हमने बडिंग पढ़ी है। बडिंग में टी शील्ड कलिकायन क्या होता है? देखो, ये कोई प्लांट है, इस पे हम इस आकार का या टी आकार का क्या बना दें बेटा, ऐसे खांचा बना के उसमें दूसरे का सांकुर लाके लगा के हम क्या कर दें, रैप कर देंगे। यही क्या है बेटा, टी या शील्ड कलिकायन होता है। ठीक है, ऐसा ही कुछ चित्र बनेगा। आपसे ऐसा क्वेश्चन वैसे संभवतः नहीं पूछा जाना चाहिए, फिर भी परीक्षा में पूछ लिया जाए तो पूछ लिया जाए बेटा, कुछ नहीं कह सकते। आ जाए तो आ जाए। जहां तक मेरा सेंस कहता है कि इस तरीके का क्वेश्चन आएगा नहीं, आएगा भी तो छल्ला कलिकायन आएगा, और छल्ला कलिकायन के अलावा आएगा तो वो जो वो दाब है, दाब वाली जो विधियां हैं, सर्पाकार विधि, ट्रेंच विधि और सामान्य वाली, ये सभी आएंगी। बेटा देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, फल वृक्षों को पाले से बचाव के 3 उपाय बताइए। मेंशन द 3 वेज टू प्रोटेक्ट फ्रूट्स फ्रॉम द फ्रोस्ट। बेटा पाला क्या था, पहले मैं आपको पाला बताऊंगा, हल्का फुल्का पाला आप सभी ने पढ़ा हुआ है। पाला क्या होता है बेटा, सर्दियों में जब तापमान 0 या 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है तो पत्तियों पर या पत्तियों में स्थित जल क्या हो जाता है, बर्फ के रूप में बदलना स्टार्ट हो जाता है, जिससे क्या होता है बेटा, पत्तियों की क्रियाएं क्या हो जाती हैं, रुक जाती हैं और पौधा क्या होने लग जाता है, नष्ट होने लग जाता है। ये तो हो गया सामान्यतः पाला क्या होता है। पाले से बचाव के लिए हम 3 उपाय क्या करेंगे, सबसे पहला उपाय क्या कर देंगे, हम सिंचाई कर देंगे, सिंचाई कर देंगे बेटा। ठीक, दूसरा उपाय क्या कर देंगे, हम गंधक के अम्ल का छिड़काव करेंगे। तीसरा हम टांटिया लगाएंगे। चौथा हम क्या करेंगे, हीटर लगाएंगे। पांचवा वायुरोधी वृक्ष लगाएंगे। ये सभी क्या है बेटा, या मल्चिंग करेंगे। ये सभी क्या है, इसको रोकने की विधियां हैं, पाले को सॉरी उपाय। ठीक है बेटा, 3 नहीं मैंने 4-5 बता दिए। अगला है, फल उद्यान में पादप वृद्धि नियंत्रकों के 3 उपयोग लिखें। पादप वृद्धि नियंत्रक क्या होते हैं, पहले ये पढ़ेंगे बेटा। पादप वृद्धि नियंत्रक वे रासायनिक तत्व होते हैं जो पौधे की वृद्धि को रोकने या बढ़ाने में क्या होते हैं बेटा, सहायक होते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, पादप वृद्धि नियंत्रक कहलाते हैं। तो इसकी परिभाषा में कहीं इसके 3 कार्य रुके हुए। इनका प्रयोग किसमें किया जाता है बेटा, सीड जर्मिनेशन में, सीड जर्मिनेशन रोकने के लिए, डोरमेंसी दूर करने के लिए और जल्दी अंकुरण करवाने के लिए। इसके अलावा बेटा आप जल्दी फलों को पकाने के लिए, इन सभी में किसका प्रयोग किया जाता है, पादप वृद्धि नियंत्रकों का प्रयोग किया जाता है। वृद्धि रोकने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, कोशिका विभाजन करवाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, और आप कह सकते हो लंबे समय तक परिरक्षित करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये सभी क्या हो गए, पादप वृद्धि नियंत्रकों के उपयोग हो गए। पशुपालन में पशु प्रजनन प्रबंधन को समझाइए। बेटा देखो, पशुपालन में पशु प्रजनन प्रबंधन को समझाना है। पशुपालन में पशु प्रजनन प्रबंधन की आवश्यकता बताता हूं पहले मैं आपको। देखो, पशु प्रजनन प्रबंधन में होता क्या है कि हम क्या करते हैं, पशु को समय समय पर हमें जब आवश्यकता लगती है कि अभी पशु को क्या करवाना है, प्रजनित करवाना है, तो उसका ध्यान रखते हैं। इसके अलावा बेटा हम क्या करेंगे, उन्नत नस्ल के सांडों का प्रयोग करेंगे प्रजनन करवाने के लिए। इसके अलावा तीसरा कार्य क्या हो गया कि यदि हम कृत्रिम गर्भाधान करवा रहे हैं तो उन्नत नस्ल के सांड के वीर्य का प्रयोग करेंगे, हिमिकृत वीर्य का प्रयोग करेंगे। तो ये सभी कार्य किसमें किए जाते हैं बेटा, पशु प्रजनन प्रबंधन में किए जाते। हाँ जी बेटा, चलें बेटा, ये इसके पशु प्रजनन प्रबंधन के कार्य हैं बेटा। अगला देखो बेटा, टोकनबर्ग नस्ल की बकरी की विशेषता बतानी है। बेटा क्वेश्चन क्या है,
टोकनबर्ग नस्ल की बकरी की कोई 3 विशेषता बतानी है। चलो 3 ही पूछिए, मैं आपको पूरी विशेषता बता देता हूँ। टोकनबर्ग नस्ल को मिल्क चैंपियन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? मिल्क चैंपियन के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये लगातार 2 वर्षों तक दूध देती है बेटा। क्या करती है? लगातार 2 वर्षों तक दूध देती है। बेटा सींग रहित किस्म है, वो नस्ल है, सींग रहित नस्ल है, इसके सींग नहीं पाए जा रहे। इसके अलावा क्या विशेषता है इसकी? बेटा ये मीडियम आकार की नस्ल है। ठीक है, कैसी है? मीडियम आकार की नस्ल है, जिसकी क्या बेटा आंखें कैसी हैं बेटा? इसकी आंखें हैं बड़ी बड़ी, नहीं आंखें छोटी हैं बेटा, और कान क्या है? बड़े बड़े। इसके अलावा बेटा स्ट्रेट इसका फेस है, कतई बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे। तो क्या क्या विशेषता हो गई? सींग रहित किस्म, आंखें बड़ी हो गई, कान छोटे हो गए और स्ट्रेट फेस हो गया। ये इसकी क्या है बेटा? विशेषता है। क्लियर है? 2 वर्षों तक दूध देती है, तो इसे हम क्या कह रहे हैं? मिल्क चैंपियन बोल रहे हैं। क्लियर है बेटा? आगे चलते हैं। अगला है मेरिनो नस्ल भेड़ का उत्पत्ति स्थान व 2 विशेषता बताओ। मेरिनो नस्ल की भेड़ का, मैं जब भी आपको अगर पशुपालन में से मैंने क्वेश्चन दिया होगा तो मेरिनो भेड़ का जरूर जिक्र किया होगा। तो मेरिनो भेड़ का उत्पत्ति स्थान है बेटा, मेरिनो भेड़ का उत्पत्ति स्थान है स्पेन। कहां पे? स्पेन। वितरण कहां है? ये पूरे संसार में पाई जा रही है। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है? इसकी पहली विशेषता यह है कि ये हर माहौल में ढलने के लायक होती है, हर माहौल में अनुकूलित हो जाती है। और इसकी जो ऊन है, ये ऊन क्या बेटा? फाइन वो बोलते हैं इसकी ऊन को, फाइन वूल बोलते हैं। मतलब क्या बोलते हैं? अधिक मुलायम क्या होती है? इसकी ऊन होती है, अच्छी किस्म की ऊन इससे प्राप्त होती है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है पशुओं में थनैला रोग के रोगजनक व इसके 2 लक्षण बताइए। थनैला रोग किसके द्वारा होता है? एस्परजिलस फ्यूमिगेंट्स के द्वारा होता है। एस्परजिलस फ्यूमिगेंट्स के द्वारा होता है। और इसमें 2 लक्षण देखो, इसके जो थन होते हैं वो क्या हो जाते हैं बेटा? पक जाते हैं। थनों से क्या हो जाते हैं? मवाद निकलना स्टार्ट हो जाती है। घाव होने के बाद ये रोग फैलता है। ठीक है, ये हो गए इसके थनैला रोग के लक्षण। अगला प्लांट डिजीज वाले पार्ट में से ही क्वेश्चन है कि जहरबाद रोग के 3 मुख्य लक्षण लिखिए। जहरबाद रोग क्या होता है बेटा? ब्लैक क्वार्टर रोग में होता क्या है, ये मैं आपको बताता हूं। देखो 107 से 108 डिग्री सेल्सियस का क्या होता है? इसमें बुखार होता है। 107 से 108 डिग्री सेल्सियस की समथिंग बुखार चढ़ता है, और लगभग 24 से 48 घंटे के अंदर पशु क्या हो जाता है? मर जाता है। लगभग 24 से 48 घंटे के अंदर पशु मर जाता है। बेटा इसमें होता क्या? कंधे पर, पुट्ठों पर, और क्या बोलते हैं आगे जो पेट है इस पर या गर्दन पर क्या होता है? सूजन आती है। ठीक है, और ये जो सूजा हुआ क्षेत्र होता है शुरू में कैसा होता है? गर्म व दर्दनाक होता है, दर्ददायक होता है, पीड़ादायक होता है। बाद में क्या हो जाता है? यही घाव कैसे हो जाते हैं? ये मतलब ये जो सूजन है ये ठंडी पड़ जाती है और पीड़ा रहित हो जाती है, मतलब उसमें दर्द नहीं होता है। और इससे पशु की क्या होता है बेटा? जब इसको दबाते हैं ना, इनको जो भी इसके सूजन वाला एरिया था उसको जब भी दबाया जाएगा तो उसमें कैसी आवाज आती है? चर चर की आवाज आती है। ये हो गई बेटा जहरबाद रोग की विशेषता। मैंने आपको पूरा जहरबाद रोग ही बता दिया। अब आते हैं बेटा बड़े क्वेश्चन वाले सेक्शन अपना स्टार्ट होता है। देखो बेटा पहला क्वेश्चन है वर्मी कंपोस्ट से आप क्या समझते हैं? वर्मी कंपोस्ट खाद के कोई 4 लाभ लिखे। और अगला इसी में अथवा में क्वेश्चन है कंपोस्ट से आप क्या समझते हैं? कंपोस्ट बनाने की वैगनोर विधि का वर्णन कीजिए। देखो पहले मैं आपको वर्मी कंपोस्ट बता देता हूं। जो कंपोस्ट वर्म्स के द्वारा बनाया जा रहा है वर्मी कंपोस्ट कहलाता है। कौन से वर्म्स? अर्थवर्म्स। अर्थवर्म्स किसे कहते हैं? केंचुओं को कहते हैं। तो मतलब केंचुओं से तैयार किया गया कंपोस्ट क्या कहलाता है? वर्मी कंपोस्ट कहलाता है। इसके 4 उपयोग लाभ क्या है? इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम की मात्रा अधिक पाई जाती है, जल्दी तैयार हो जाता है, और वो क्या नाम से अच्छा लाभदायक होता है, और कम लागत में तैयार हो जाता है। ठीक है, तो ये सभी क्या है? वर्मी कंपोस्ट के लाभ हो गए। कंपोस्ट से आप क्या समझते हैं? कंपोस्ट बनाने की बेंगलोर विधि का वर्णन कीजिए। कंपोस्ट मतलब सड़ा गलाकर, कचरे को सड़ा गलाकर गोबर की खाद मिलाकर आप क्या तैयार कर लो? खाद तैयार कर लो। उसे विधि को क्या कहते हैं? कंपोस्टिंग कहते हैं। कंपोस्टिंग का सामान्य अर्थ क्या होता है? सड़ाना या गलाना। ठीक है, इसमें क्वेश्चन है बेंगलोर विधि का वर्णन कीजिए। बेंगलोर विधि किसके द्वारा बनाई गई थी बेटा? CN आचार्य के द्वारा बनाई गई थी। ये सभी क्या है? बेंगलोर विधि के बारे में कुछ हल्का फुल्का वर्णन हो गया। बेटा ये क्वेश्चन मैं आपको पूरा बिल्कुल पढ़ा नहीं पाऊंगा क्योंकि ये बड़े बड़े क्वेश्चन है। मैं आपको मोटा मोटा इन सब के बारे में आइडिया बता दूंगा कि इनमें आपको लिखना क्या क्या था, है ना बच्चों? तो आप भी इन
क्वेश्चनों की दृष्टि से मुझे समझने की कोशिश करेंगे बेटा, ज्यादा वो नहीं होंगे, क्या बोलते हैं, लालची नहीं बनेंगे, आप समझने की मुझे पूर्णतया कोशिश करेंगे कि सर क्या कहना चाह रहे हैं। देखो बेटा, हाँ जी, अगला क्वेश्चन है पानक किसे कहते हैं, पानक बनाने की विधि बताइए। देखो पानक किसे कहते हैं, मतलब फलों से जो रस होता है उसको परिरक्षित किया गया पदार्थ पानक होता है। ठीक है, पानक बनाने की विधि वही बेटा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, फलों का चयन करेंगे, फलों से रस निकालेंगे, रस को वो करेंगे क्या बेटा, इसमें से गंदगी हटा के चयन करके प्रसंस्कृत करके उसमें वो मिला देंगे, क्या बोलते हैं, परिरक्षक पदार्थ मिलाएंगे, और उनके बाद उन्हें क्या कर देंगे बेटा, निर्जमीकृत बोतलों में भर देंगे। ये सभी क्या हो गया, पान। जेली क्या है बेटा, जेली देखो मैंने आपको जेली आपकी डेफिनेशन बताई थी। जेली क्या है, जेली फलों से तैयार किया गया, फलों के रस से तैयार किया गया क्या है, एक तत्व होता है। आदर जेली की पहचान, मतलब आदर जेली जब भी आप क्या करोगे, उसे पानी में डालोगे तो जाके पेंदे में बैठ जाएगी, फैलेगी नहीं, बिना फैले पेंदे में जाके बैठ जाएगी। ये आदर जेली की मुख्य पहचान हो जाती है बेटा। और जेली में निर्माण में कठिनाई बताइए बेटा, देखो फैल जाती है और ढंग से उसमें क्या नहीं आ पता, लचीलापन नहीं आ पता, ये सभी क्या है इसकी परेशानियां हैं। ठीक है बेटा, भैंस की मुर्रा नस्ल का उत्पत्ति स्थान विशेषता उपयोगिता, बेटा देखो मुर्रा नस्ल की उत्पत्ति स्थान कहाँ हो गया, हरियाणा और पंजाब हो गया। ठीक है, विशेषता क्या है कि जलेबी आकार के क्या पाए जाते हैं, सींग पाए जाते हैं, और मुंह आगे से, कान नीचे से, और पूंछ नीचे से क्या होती है, सफेद रंग की होती है, इसकी विशेषता हो गई। ऊंट की जैसलमेरी नस्ल का उत्पत्ति स्थान जैसलमेर हो गया। विशेषता कि मतलब ये क्या होता है बेटा, गर्मी के क्षेत्र में सरवाइव करने के लिए वो होता है, लाभदायक होता है, और लंबे समय तक सफर तक जा सकता है, कम पानी की आवश्यकता होती है, कम पानी में भी लंबे समय तक जीवन यापन कर सकता है। बाजरे में इन सभी का वर्णन, जलवायु, मृदा जलवायु का वर्णन करना है, बीजों का, तो बेटा सब अपने क्वेश्चन हो गए। ठीक है, 4-4 पॉइंटों का वर्णन करना है, कोई भी ऐसा विशेष इसमें क्वेश्चन नहीं है बेटा। इसमें अमरूद का और इसमें अंगूर के 4-4 पॉइंटों का वर्णन करना है बेटा। ठीक है, अभी मैं आपको बता दूं कि ये पेपर इस तरीके से ही आपको अटेम्प्ट करना है। हमने जितना हो सका उतना करने की इसको कोशिश की है। आगे भी आपसे मिलेंगे, अभी अपनी क्लास का टाइम हो गया बेटा, आगे आप सभी से मिलेंगे अगली क्लास में, जिसमें हम कोई अच्छा सा और पेपर लेके आएंगे, और उसका भी क्या करेंगे बेटा, स्टडी करेंगे कि कैसे कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है। धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, और रूबरू होंगे आपसे 29 मार्च को बेटा। ठीक है, धन्यवाद।